हाय एवरीवन। यूपीएससी ने सीएपीएफ की नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया है, यानी कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 6 अगस्त को है और उसके रिगार्डिंग हमारी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इस बार बहुत बड़े बदलाव देखे गए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो जिन लोगों का ये सबसे पहला अटेम्प्ट है सीएपीएफ का, आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। सबसे पहले तो आप अगर इसकी वैकेंसीज़ को देखें इस बार, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अनबिलीवेबल, लाइक 322, ऐसा बहुत सालों में एक बार हुआ है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चांस है आपका रिकमेंड होने का इस बार। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी 90 दिन बाकी हैं, अभी आप तैयारी को अच्छे से शुरू कर सकते हैं। और 90 डेज़ में आप इस 90 डेज़ का प्लान आप मेरे साथ करेंगे। मैं 90 डेज़ का प्लान लेकर आ रहा हूँ और एकदम शॉर्ट लगाना है। तो आपको बेसिक जिन लोगों को पता होगा यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा के बारे में कि पेपर कैसे कंडक्ट होता है, तो 2 पार्ट्स में इसके पेपर होते हैं। पेपर 1 पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा, पेपर 1 और पेपर 2, फिर मैं आपको नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स बताऊँगा। तो पेपर 1 जो होता है बेसिकली 250 मार्क्स के होते हैं और जो कि 2 आवर का होता है। और पेपर 2 जो होता है वो 200 मार्क्स के होते हैं और ये 3 आवर्स के होते हैं। जैसा कि 6 अगस्त को आपका पेपर है, तो 6 अगस्त को आपका पेपर सुबह 10 बजे से होगा, पहला पेपर 12 बजे तक, ठीक है। 2 घंटे का पेपर, फिर 2 घंटे का ब्रेक मिलकर 2 बजे से आपका पेपर होगा शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और ये पेपर 2 होगा। जैसा कि आप जानते हैं पेपर 1 बिल्कुल से ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें किसी तरह का कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, हाँ, बट नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3 का। पेपर 2 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हाँ, बट ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। तो और ये इसकी पूरी डिटेल आपको मैं अगली वीडियोज़ में बताऊंगा। फिलहाल इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लिखने होते हैं, 6 ऐसे होते हैं, उनसे 4 ऐसे लिखना होता है, प्रेस राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लगभग ग्रामर वाला पोर्शन होता है 200 मार्क्स का। तो पेपर 1 जो होता है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है और 250 मार्क्स का है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 125 क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, पेपर से रिलेटेड बातें तो हो गई, थोड़ी बहुत डिटेल में वीडियो इसकी जल्दी आ जाएगी। तो अभी बात करते हैं इस बार की वैकेंसीज़ की। तो इस बार की वैकेंसीज बम्पर वैकेंसीज़ हैं, मतलब अनबिलीवेबल वैकेंसीज़ हैं भाई। एकदम अपनी रातों को नींदों को उड़ाओ और तैयारी में लग जाओ। इस बार तो CICF में ज़बरदस्त वैकेंसी दे रखी इन लोगों ने, 91 सीट की, और SSB में 30, जो कभी कभी SSB में 1 या 2 सीट रहती है, 3 सीट रहती है। इस बार तो भगवान मेहरबान है। चलिए, तो आपको कुछ डिटेल है जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग। तो सबसे पहले डिटेल तो मैंने आपको दे दी। यूपीएससी कहती है कि कौन से कैंडिडेट इसके एलिजिबल हैं। तो जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन पास कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो अगर वो फाइनल ईयर में है तो वो पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो फाइनल उनका DAF भरा जाएगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उससे पहले उनके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। तो फाइनल ईयर वाले भी इसको दे सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका कैसे, हाउ टू अप्लाई इज़ बेसिक सिंपल। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से जाकर के, ठीक है। और आपको पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप अपने OTR बनाएंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद में आप अपने रजिस्ट्रेशन को ध्यान से करें, क्योंकि फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशन करना एंड ऑल थोड़ा लेंदी पड़ता है और ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको अपना फॉर्म तो अच्छे से भरने आना चाहिए। तो ये बेसिक बात है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, 1/3 होता है। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है। बट हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी अपनी सारी परीक्षाएं को OMR शीट पे लेती है, मतलब ऐसे कॉपी दिया जाता है जिसमें ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको सही वाले को करेक्ट करना पड़ता है, भरना पड़ता है, आपने दे रखा होगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर ले घर पे, अगर आपने नहीं की है तो, ठीक है। बाकी सब वही नॉर्मल गाइडेंस है, जैसे कि अपने एग्जामिनेशन में मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते और ये सब, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, इसका सेंटर एक ही दिया जा रहा है। तो फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट आपको सीट मिल जाएगी। तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट वाली जो बात है कि सेंटर दे रखे हैं, जो लोग बिहार से हैं उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, पटना। बाकी देखिए अपने अपने सिटीज़ को, मुंबई के लिए है और विशाखापट्टनम, उदयपुर, तिरुपति, ये आपकी स्टेट से 1-1 सीट दे रखी है। पटना बिहार वालों के लिए सिर्फ पटना है, बिहार वाले ध्यान दें, आप मुजफ्फरपुर जैसे को अप्लाई नहीं कर सकते, ये पटना है। तो पटना का दूर नहीं है, पास में ही है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, इसका मतलब होता है जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे जिस सेंटर पे, आपको वो सेंटर अलॉट किया जाएगा, अदरवाइज़ वो अपने अकॉर्डिंग ही आपको सेंटर देंगे। चलिए, बाकी ये बेसिक जानकारी है, इससे आपको कोई खास लेना देना नहीं है। हाँ,
अब एज लिमिट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, और एज लिमिट्स, और ये दोनों मेल और फीमेल दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ मैं तो मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। कितने? 25 साल, यानी कि 1 अगस्त 2023 से ही ये जोड़ा जाएगा। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसके बीच में लाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, बाकी लोगों के लिए है तो जो लोग सेक्स सर्विसमैन हैं वो भी देश परीक्षा को दे सकते हैं, उनके लिए अपना है। मैं उन पर डिटेल नहीं बनाना चाहता, मैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए बनाना चाहता हूँ जो बेसिकली SC ST OBC जनरल हैं, जो किसी तरह के गवर्नमेंट प्रोफेशन में नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए। अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ ध्यान से रखेंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन ID दी जाएगी, रोल नंबर मिलेगा, ये सब चीज़ आपको संभाल के रखनी है। आपका कैंडिडेट का नाम बिल्कुल ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, आपका एड्रेस क्लियर होना चाहिए और वैलिड एंड एक्टिव मेल ID दे रखिए। आधार कार्ड से ज़्यादातर आप इन चीज़ों को मिलाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आप जो नेम दे रहे हैं वो आपके बोर्ड से, मतलब 10th बोर्ड से मिलने जुलने चाहिए, आपके पापा का नेम से लेकर सबका। तो इन चीज़ों का विशेष तरह ध्यान रखेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो भाई बैचलर डिग्री है, मैक्सिमम कुछ भी लेके जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, एक और चीज़ देखिए ध्यान से। हु हैव अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन ऑफ द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर for them educationally qualified for the commission examination but have not been informed to the result. Also, candidate who intend to appear as such in qualifying examination in the year of 2020 will also be eligible for the admission to the examination. वही बात है, जो फाइनल ईयर में है, अपेयरिंग में है, वो इसको दे सकते हैं, बट आपको वही DF से पहले उस सारी चीज़ों को सबमिट करना पड़ेगा। चलिए, कुछ चीज़ें और है जो मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। अप्लाई कैसे करना वो तो आप जानते ही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात और, इसके फिजिकल में इस बार काफ़ी सारी चेंज आई। जैसे आपको पता है कि ये इसका जो परीक्षा होता है बेसिकली, जो आपका रिटन टेस्ट है, सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होता है जो कि टोटल 450 मार्क्स का हो जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके। तो एक अगर आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि पासिंग इन नेचर होता है, नेचर नहीं, पासिंग इन नेचर। तो जो मेल कैंडिडेट्स उनकी बात करते हैं तो उनके लिए 100 मीटर का रेस होता है जिन्हें उन्हें 16 सेकंड में पूरा करना पड़ता है। जी हाँ, फिर एक 800 मीटर का रेस होता है जिनके लिए उन्हें 3 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलता है। लॉन्ग जंप के लिए, लॉन्ग जंप लिखा है, दिस इज JUMP होगा, मिस्टेक है UPSC की, कोई बात नहीं, जो कि 3.5 मीटर की होती है और इसमें 3 चांसेस मिल रहे हैं। शॉर्ट पुट होता है, 7.5 kg का एक बॉल होगा जो कि 4.5 मीटर तक फेंकना है। पहले ये चांस नहीं थी, इस बार ये चांस आ चुकी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर का रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर का रेस 4 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप उन्हें 3 मीटर का करना है, 3 चांस मिलेगा उन्हें। शॉर्ट पुट के साथ कोई उनके लिए कोई नहीं है, हाँ उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट पुट उन्हें नहीं देना है। बाकी ये एग्जामिनेशन का डेट गिवन है, टाइमिंग 10 से 12 जो मैंने आपको बता ही दिया, और एक 2 से 5 ये भी बताती है। ठीक है, जो पहला पेपर है वो जनरल एबिलिटी का होगा, 250 मार्क्स का, बता चुका हूँ। पेपर 2 जो होगा वो जनरल स्टडीज़ A से कॉम्प्रिहेंशन का 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, जैसे AC है, AC को आप बाइलिंगुअल लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। पर बाकी जो भी प्रीसी राइटिंग है या कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट्स हैं या फिर किसी भी तरह का काउंटर आर्गूमेंट है या कुछ भी, ये सब सिर्फ आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई हिंदी मीडियम अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कैंडिडेट जब भी अपना फॉर्म भरें तो ध्यान रखेंगे पेपर 2 को उन्हें किस लैंग्वेज में लिखना है वो वहीं चूज़ कर लेंगे। अगर आपने हिंदी इंग्लिश में थोड़ी भी गड़बड़ी कर ली तो फिर आप इसको बदल नहीं सकते। फिजिकल स्टैंडर्ड को मैंने बता ही दिया। इसके बाद में होता है वंस यू क्वालिफाइड द फिजिकल रिटन एंड फिजिकल, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो पर्सनल इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है, जो कि ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो आपको इसको भी क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। और अगर ये सब आप सही से कर जाते हो, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट पॉइंट, उसके बाद में आप पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद में फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट में आने के लिए आई होप अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 350 नंबर तो लेके आना ही पड़ेंगे, इससे कम तो बात नहीं बनेगी भाई। टोटल 600 मार्क्स में से ये इतना आसान नहीं होता है। अगर आप AWS कैटेगरी से हैं तो आप 320 तक सोच के चलें,
SC ST OBC जो भी हैं वो 300 से नीचे भी आएंगे तो काम उनका बन सकता है, बट जनरल के लिए ये भीड़ बहुत ज़्यादा है। भाई साहब आप ध्यान से तैयारी करें। मैं खुद जनरल हूँ, मुझे खुद ये पेपर देना है, पर मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो। मतलब इजीली बोले तो पढ़ करके, ऐसा नहीं है कि बस आप बैठे बैठे इजीली पढ़ करके ही इजीली बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के लिए पेपर 1 का पूरा सिलेबस दे रखा है। मेंटल एबिलिटी मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स तो होंगे ही होंगे, फिर इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये पेपर 1 का सिलेबस दे रखा है। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल उतने नहीं बनते हैं, पर फिर भी ठीक ठाक आ ही जाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन। पेपर 2 के लिए जनरल स्टडीज़ हैं, सेम चीज़, बट एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन इसमें जुड़ जाएगा। एसे जो होता है वो 80 मार्क्स का होगा, मतलब पूरे 6 ऐसे होते हैं। कितने ऐसे? 6 ऐसे होंगे, जिसमें से आपको करने 4 होते हैं, एक ऐसे 20 मार्क्स का होता है, तो टोटल 80 मार्क्स के हो गए। बाकी के बचे 120 मार्क्स, तो इसकी डिटेल चर्चा हम कर देंगे अगली वीडियोज़ में। मैं तो बस आपको नोटिफिकेशन की ओवरव्यू दे रहा था। पार्ट बी जो है वही वाला, और 120 मार्क्स का कंटेंट करता है। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रेशर राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स, इससे ग्रामर होता है बेसिकली, काउंटर आर्गूमेंट्स, सिंपल ग्रामर, ये सब से 120 मार्क्स का टोटल बनता है। अगर एक सीरियस कैंडिडेट है तो अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 117 तक गया है, किसी का 118 तक है। सबसे हाईएस्ट तो अभी तक यही है। तो मुझे यही है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और खूब अच्छे से पढ़ाई करी आपने, तो आप 100+ ला सकते हो, बट ये भी बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। तो अगर आपको मेरिट माना है एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल, तो आप कोशिश करो कि आपको 160+ मिले पेपर 1 में। पेपर 1 आपका मेन टारगेट होना चाहिए, और पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी पेपर 2 चेक होती है। तो पेपर 2 जब चेक होगा जब पेपर 1 क्वालिफाई करोगे, और कोशिश करो कि पेपर 2 जब पेपर 1 क्वालिफाई हो जाए तो पेपर 2 में आपको 100+ मार्क्स तो आ ही जाए भाई, क्योंकि अगर इससे कम आया और इंटरव्यू में 100+ आ जाए तो उम्मीद रखिएगा कि आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज़ रिजल्ट भूल जाइए। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिक्स को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। किताबें, मैं बात करूँ किताबों की, तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ, किताब तो बस हमारी वही अपनी NCERT है और कुछ अदर सोर्सेज हैं। साइंस तो अगर आपको पढ़ना हो NCERT से, तो भाई मैं कह रहा हूँ अब सिर्फ पढ़ो 9th की और 10th की। अगर किसी को और बेसिक सीखना है तो 8th की भी रिकमेंड कर सकता है NCERT साइंस पढ़ने के लिए। अगर NCERT आपको पढ़नी है पॉलिटी के लिए, तो 2 किताबें आती हैं। एक आता है पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास की। 11th क्लास की 2 किताबें हैं, एक पॉलिटिकल थ्योरी है PT, और एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये दोनों किताब पढ़ के उसके बाद में आप प्लस M लक्ष्मीकांत लगा सकते हैं। और M लक्ष्मीकांत में भी ओनली सिलेक्टिव टॉपिक्स, पूरी किताब तो आप ख़त्म मत कीजिए, होगी भी नहीं आपसे, सिलेक्टिव टॉपिक्स। जियोग्राफी के लिए मैं बस ये रिकमेंड करूँगा कि आप 11th की प्लस 12th की फिजिकल और फंडामेंटल पूरी पढ़ जाएँ। हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी ना पढ़ें, उससे सवाल नहीं आते हैं, वो छोड़ देंगे। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस आपको यहाँ पे स्कोर करना है मैक्सिमम। मैथ्स बेसिक होते हैं, तो मैथ्स आप अच्छा करें। मैथ्स में लगभग 10 सवाल होंगे भी, तो 10 सवाल होते हैं तो ईजी सवाल होंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट और थोड़े से सीख कर आप उसको बना सकते हैं। हाँ, रीजनिंग के कोई सवाल नहीं होते, नहीं, रीजनिंग के कोई सवाल नहीं होते। तो पेपर 2 की एक पूरी की पूरी अलग डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको एक एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी तो इसकी ऐसी है कि मैं आपको कुछ बताऊँ, अगर इसकी स्ट्रैटेजी तो ऐसी है कि 40 से 45 क्वेश्चन पेपर 1 में तो सिर्फ साइंस के और मैथ्स के होते हैं। तो अगर, और ऐसे नहीं है कि आप इसको बना नहीं सकते, आप इसमें इजीली 40 से 44 तक सवाल को सॉल्व कर सकते हो पढ़ करके। तो 80 नंबर तो आप यहीं से लेके आ रहे हो 80 मार्क्स तो यहीं से आ जा रहे हैं। बाकी के बच्चे अगर आर्ट्स वाला सेक्शन से आप 30 से 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाए, तो उम्मीद है कि 80 नंबर यहाँ से भी आ जाएंगे, यानी 160 मार्क्स तो आपके आ रहे हैं भाई। तो एक बात इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसा इतना आ सकता है, लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है। करंट अफेयर्स के लिए एक और चीज़ है कि करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप विज़न IAS का मंथली मैगजीन पढ़ना शुरू कर दीजिए। मंथली मैगजीन जो होती है उनकी, जो कि दिसंबर से लेकर के अब पढ़िएगा लगभग
जून तक की, मिड जून तक की पढ़ लीजिए, वहाँ से करंट अफेयर्स। अभी बहुत टाइम है, अब तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। और ध्यान रखिए हमारा जो पेपर 2 है वो पेपर 2 हमारा पेपर 1 ही है। पेपर 2 जो है वो पेपर 1 ही है, बट सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव है। तो जो चीज़ों की थियरी आप पेपर 1 के लिए पढ़ेंगे उसको लिखकर, उसको समझकर, एसी की प्रैक्टिस करके, प्रेसी की प्रैक्टिस करके, आर्गूमेंट की प्रैक्टिस, रिपोर्ट राइटिंग, इन सबको आप लिखने की कोशिश करें। और उसके लिए आप डेली न्यूज़ चैनल्स को विजिट करना, देश दुनिया में क्या चल रहा है, 5G नेटवर्क आ रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या होता है, आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिटेल वीडियो प्लानिंग करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।